हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है सितंबर 2022 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जून 2022 के लिए। ओके। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनी मूवीज दैट फीचर्स डायनासोर शुड आल्सो हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ जियोलॉजिकल एज appropriate organism, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें सिर्फ करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है जो एक जियोलॉजिकल एज अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म के टाइम पे था, और वो भी जब डायनासोर थे। यहाँ पे वैसे मूवी का जिक्र है, उससे कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन हमें जो फोकस करना है वो है कीवर्ड डायनासोर। ओके। तो डायनासोर दिखाए गए हों, और ऐसा एक हमें और ग्रुप बताना है या कॉम्बिनेशन बताना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ID 170, अर्ली डाइवर्जिंग एंजियोस्पर्म रेप्टाइल्स एम्फीबियंस। ओके। तो एंजियोस्पर्म रेप्टाइल्स एम्फीबियंस इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन ID है 39, एंड देयर इज ए स्पीसीज दैट इज क्रिटिकल एंडेंजर्ड। वो स्पीसीज है क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है फाउंड इन रशियन फार ईस्ट। ओके। और रशियन फार ईस्ट में रहती है। इट इज solitary, but it has been reported that some males stay with female after mating and may even help with rearing the young. Identify this species. Answer is Amur leopard. ओके। तो एक ऐसी स्पीसीज है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, रसियन फॉरेस्ट में रहती है, और किंतु इसके कुछ मेल जो है वो प्रजनन के बाद फीमेल के साथ पाए गए हैं, और वे बच्चों की देखभाल करने में सहायता करते हैं। इस प्रजाति को पहचानिए। तो आंसर हो जाएगा एमूर लियोपर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्हें कॉन्जुगेशन, एक कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट है बिटवीन बैक्टीरियल HFR स्ट्रेन X एंड F- सेल। ओके। और यहाँ पे लैक जीन एंटर्स द रेसिपिएंट इन 4 मिनट, और जो लैक जीन है वो एंटर कर रहा है रेसिपिएंट के अंदर इन 4 मिनट, 4 मिनट के अंदर वो एंटर कर जाएगा। क्योंकि कॉन्जुगेशन का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे ऐसे जाते हैं भाई, पहले कौन आया, कौन सा जीन आया, उसके बाद कौन सा जीन आया। ओके। तो हमें पता लगा कि जो लैक जीन है एंटर द रेसिपिएंट इन 4 मिनट, बट द F- सेल रिमेन ऑक्सोट्रोफिक। जो F- सेल है वो ऑक्सोट्रोफिक है फॉर ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, URA, GLU एंड PHE और GLY। ओके। ये कुछ एमिनो एसिड है, इनके लिए वो कैसी है, ऑक्सोट्रोपिक है F- सेल। द मेटिंग
is then allowed to proceed for 20 minutes and lag plus x conjugates and are select of the lag plus cell. ओके तो यहाँ पे इन्होंने ये कॉम्बिनेशन दे दिया, इधर से ये दे रहे हैं अगर ल्यूसीन प्लस को दिया तो तब 35% और ये ट्रिप्टोफैन प्लस 98%, इस तरह से इन्होंने दे दिया यहाँ पे। और हमें सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जीन एज दे एंटर फ्रॉम द चूज गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं नीचे और हमें ये देखना है कि राइट आंसर आपका कौन सा है। ओके तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर ये इस तरह से दिया होता है और एक्सपेरिमेंट हम जो कह रहे हैं वो क्या है, कौन सा है, कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जो ये होगा 98 सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा 98, उसके बाद में परसेंट में जो कम होगा वो आएगा, फिर उसके बाद में 81, तो आप 98 का अगर हम, और सबसे बाद में आएगा PHE फिनाइल एलेनिन। ओके तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ट्रिप्टोफैन और सबसे लास्ट में फिनाइल एलेनिन होगा। सबसे पहले ट्रिप्टोफैन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रिप्टोफैन और लास्ट में फिनाइल एलेनिन। ओके लेकिन यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस एक ऑप्शन में और यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, लैक जीन का। अब लैक जीन आपको पहले ही बता दिया कि बाकी सबको कितना वो लग रहा है 20 मिनट, और ये जो आपका लैक जीन है वो एंटर कर रहा था F- सेल के अंदर 4 मिनट में, तो आप जो 4 मिनट है वो पहले आएगा, है ना, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसमें मेंशन किया हुआ है, आपको फोकस यहाँ पे करना था कि लैक जीन एंटर द रेसिपिएंट इन 4 मिनट, ओके, बट द F- सेल रिमेन ऑक्सोट्रोपिक, ये सारे अमीनो एसिड, द mating is then allowed to proceed for 20 मिनट। ओके तो बाकी ये सब मैटिंग और ये सब हो रहा है 20 मिनट में प्रोसीड कर रहा है वो, तो इसलिए यहाँ पे जो 4 मिनट में आ रहा है तो वो पहले क्या आएगा, लैक हो जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले लैक आएगा, उसके बाद में फिर आएगा आपका 98 ट्रिप्टोफैन। तो फर्स्ट आपका ये तो हो ही गया था, उसके बाद में जो फर्स्ट होगा वो ट्रिप्टोफैन, सेकंड पे आएगा आपका GLY, और थर्ड पे आएगा आपका GLU, और उसके बाद में कौन सा है भाई, इसके बाद में 35 ल्यूसीन, और ल्यूसीन के बाद में आएगा URA, और सबसे लास्ट में फिनाइल एलेनिन। इस तरह से ये आपको आंसर निकालना था, क्योंकि यहाँ पे मान लिया ऑर्डर भी अगर उन्होंने इसके अकॉर्डिंग सेम दिया हुआ है तो फिर हमको जाना था लैग के अकॉर्डिंग कि ये 4 मिनट में आ रहा है और बाकी सब प्रोसीड हो रहा है आपका 20 मिनट में। तो बस ये यहाँ से हमको अगर देख लेना था और ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आराम से निकल जाता। ओके आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखो ट्रिप्टोफैन यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो ट्रिप्टोफैन एक तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, और एक दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे लैग पहले दिया हुआ है ट्रिप्टोफैन से, और इसमें सबसे लास्ट में, तो ये लास्ट में नहीं, ये 4 मिनट में हो जाता है, तो इसलिए ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी क्या है आपकी, क्वेश्चन आईडी हमारी है 116 116।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी था। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। एक ऐसा ग्राफ बताना है जिसके अंदर एक रिलेशन हो, रिलेशनशिप बता रहा हो बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे dn/dt और एक साइड हो जाएगा आपका नंबर, और इधर अगर आपका बेल शेप कर्व बन रहा है और वो बीच में हाफ दिखा रहा है k/2, ओके, कैरिंग कैपेसिटी, तो ये सबसे राइट आंसर होगा। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी मतलब जब वो पीक पे होता है, जब वहाँ पे मैक्सिमम इंडिविजुअल हो, स्पीसीज हो मैक्सिमम, लेकिन ये यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये, ठीक है। और ये गलत है, ओके, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एंड जो लास्ट वाला है वो भी, कैरिंग कैपेसिटी ऐसे नहीं, k/2 होता है वो, ओके। तो इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो क्वेश्चन आईडी है वो है आपकी 146, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपको दिखा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और पहले भी ये एक बार आया हुआ है CSIR में इस तरह से, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई है ये। तो यहाँ पे हिस्टोन के बारे में, हिस्टोन वेरिएंट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन क्रोमेटिन फंक्शन इन मैमेलियन सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्टोन वेरिएंट्स? ओके, तो यहाँ पे ये राइट कौन सा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले में इन्होंने बोला कि हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3 एंड H4 बट नॉट फॉर H2 एंड H2b। H2a और H2b नहीं, इनके वेरिएंट्स नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है, गलत, ठीक है। दूसरे में कहा कि स्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2a बट नॉट फॉर H2b। अब इन्होंने कहा कि इन तीनों के होते हैं लेकिन H2b के नहीं होते, ये भी गलत है आपका। थर्ड में कहा कि हिस्टोन वेरिएंट्स हैज बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2b बट नॉट फॉर H2a। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिस्टोन वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2a एंड H2b। इन चारों के ही हिस्टोन वेरिएंट्स पाए जाते हैं। मतलब जब हम हिस्टोन को निकाल के उनको मॉडिफाई करके वापस से उसमें लगाते हैं, ओके, तो तब हम देखते हैं कि इन चारों के ही आज के टाइम में, या ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इन चारों के ही वेरिएंट्स पाए जाते हैं, ओके। हिस्टोन के वेरिएंट्स और इनके मॉडिफिकेशन पाए जा रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसका है उसका नहीं है। तो आगे के लिए ये स्टेटमेंट याद रखना, और अच्छे से याद रखना कि H3, H4, H2a एंड H2b इन चारों के ही हिस्टोन वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिस्टोन के वेरिएंट्स, और यहाँ पे H2a के 15, H2ax, H2az, H2abbd, और ये H2a का ही वेरिएंट्स है। इसके अलावा यहाँ पे H2b के वेरिएंट्स ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। और इसके अलावा H3 के वेरिएंट्स, H3 1, 2, 3, ओके, इस तरह से। और ये H4 के वेरिएंट्स हैं, H4 जैसे 14, ये इस तरह से। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे H3, H4 एंड H2a एंड H2b चारों के वेरिएंट्स यहाँ पे
पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टेड प्लांट एपोमॉर्फिस। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे जैसे आपका वॉल्यूशन सीक्वेंस हुई, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, और ये देखना है कि ये एक सीक्वेंस में हमें बताना है कि विच वन रिप्रेजेंट द करेक्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ द अबव। इनमें से सबसे पहले क्या आया, उसके बाद में क्या है, इस तरह से। ओके, तो सबसे पहले आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा क्यूटिकल आते हैं। ठीक है, जैसे लोअर प्लांट क्या कहें, ये जो वो होता है, तो वहाँ पे जो है क्यूटिकल आया। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइट एग्जाम्पल पे। और इसमें आप देख पाओगे डेवलपमेंट ऑफ क्यूटिकल, उसके बाद में आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्यूटिकल आ रहा है, उसके बाद में आपका स्पोरोफाइट आएगा, और स्पोरोफाइट के बाद में आएगा आपका जाइलम, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ जाइलम के बाद में आपका आता है ये डेवलपमेंट ऑफ यू स्टील। तो पहले जाइलम तो पहले ही आ जाता है, और उसके बाद में तो ट्रू स्टील, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल है, कंप्लीट जो डेवलपमेंट है उसका यू स्टील का, वो इसके बाद में होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा यू स्टील। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड हो गया हो कि सबसे पहले क्या आएगा, क्यूटिकल, उसके बाद में आपका स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, फिर जाइलम, एंड फिर यू स्टील। ओके, ये इसका एक ऑर्डर होगा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द फिफ्थ परसेंटाइल ऑफ द रिमेन, परसेंटाइल ऑफ द नंबर। और ये कुछ नंबर्स डिजिट दी हुई है, और हमें आंसर बताना था। ये इसका आंसर है 5। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन है वह है, which of the following statement about the recognition of tRNA by their cognate amino acyl tRNA synthetases is correct। ओके, इसके बारे में, ये सिंथेटेजेस के बारे में दिया हुआ है, और इसमें हमें बताना क्या है कि एक इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है, और करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बी, या फिर ऑप्शन ID 30। और इसमें दिया हुआ है कि एमिनो एसिड tRNA synthetase recognize their cognate tRNA by recognition of their anticodon in same tRNA only। ओके, तो ये इसका राइट आंसर होगा कि एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेज उसके सजातीय tRNA की पहचान उसके कुछ tRNA के एंटीकोडोन के अभिज्ञान के द्वारा करता है। ओके, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल सल्फेटेड पेप्टाइड दैट इज सीक्रेटेड बाय ए राइस पैथोजेनिक बैक्टीरियम जैंथोमोनास ओराइजी टू मॉड्यूलेट मोटिलिटी, बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड वायरुलेंस। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, AX21। ओके, AX21 इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन ID की ऑप्शन ID है
51 या 51। वैसे इसमें ये बोल क्या रहा था कि जैसे एक स्मॉल सल्फेटेड पेप्टाइड है दैट इज सीक्रेटेड बाय राइस पैथोजन बैक्टीरियम, और वो सीक्रेटेड हो रही है बाय राइस पैथोजेनिक बैक्टीरियम, और वो बैक्टीरियम कौन सा है, जेंथोमोनास ओराइजी, टू मॉड्यूलेट मोटिलिटी, बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड वायरुलेंस, उसके बारे में हमें बताना था। ओके कि वो जो सल्फेटेड पेप्टाइड, स्मॉल सल्फेटेड पेप्टाइड है, उसका नाम क्या है, तो वो क्या होगी, जो किसके द्वारा सीक्रेटेड हो रही थी, जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा, तो उसका नाम हो जाएगा AX21। तो आप ये याद रखना, हो सकता है कि यहाँ पे पूछा गया कहीं और इस तरह से ये आ जाए AX21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ऑफ एन एलिमेंट हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 100 आवर, हाउ मैनी आर विल इट टेक फॉर 15/16 ऑफ द सोर्स अमाउंट ऑफ डीके। आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज BMCs envisaged अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, एक एक्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड रूल्स 2004 आर कंस्टिट्यूटेड at which one of the following administrative level, तो वो कौन सा लेवल है या ये है, तो आंसर हो जाएगा विलेज। ओके आंसर क्या है इसका, विलेज, और ऑप्शन आईडी है 149 विच के निम्न फॉलोइंग, ये जो प्रशासनिक स्तर पर जैव विविधता अधिनियम 2002 और नियम 2004 के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति BMC है परिकल्पित की जाती है विलेज। ओके नेक्स्ट ये वैसे ये जो क्वेश्चन था वो एक डायरेक्ट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमिटेड इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय टायरोसिन। अब आपको ये बताना है कि टायरोसिन के द्वारा ऐसा कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिंथेसाइज्ड नहीं किया जाता, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी किसको सिंथेसिस कर रहा है किसको नहीं कर रहा है। तो जो टायरोसिन होता है वो एपिनेफ्रीन, और उसी से ही क्या हो जाएगा, नोर, ऐसे ही मतलब रिलेट क्या हो जाएगा, नोर एपिनेफ्रीन एंड डोपामाइन, इन तीनों को करता है। ओके एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन एंड डोपामाइन। ओके ये याद रखना, इन तीनों को करता है, लेकिन वो कौन सा है जिसको नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीरोटोनिन, इसको ये सिंथेसाइज्ड नहीं करता, या इसके द्वारा ये सिंथेसाइज्ड नहीं होता। आई होप कि आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 26, और इसमें क्या पूछा गया है कि विच वन डज नॉट अकर एज ए फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ड्यूरिंग हीट एक्लेमेटाइजेशन। ओके ऐसा क्या नहीं हो रहा है फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट में, तो वो होता है इंक्रीज साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्वेट, के पसीने में साल्ट की बढ़ी हुई सांद्रता, ऐसा
नहीं होता। विच वन डज नॉट ओकर, यही कहा है ना कि डज नॉट ओकर, और किस टाइम पे, एक्लेमेटाइजेशन के टाइम पे। ओके, इसके अलावा क्या होता है, अगर हम ये बात करें कि फिजिकल एडजस्टमेंट के दौरान हीट एक्लेमेटाइजेशन क्या हो रहा है, तो वहाँ पे लोअर्ड थ्रेशोल्ड फॉर स्टार्ट ऑफ स्वेटिंग, ये होता है। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डिक आउटपुट, ओके, कार्डिक आउटपुट, और आपका इम्प्रूव्ड स्किन ब्लड फ्लो, त्वचा में सुधरा हुआ रक्त वाह या ब्लड फ्लो, ओके, और पसीना बहने की शुरुआत की सीमा को निम्न करना, कम करना, लो करना, ओके। तो ये सभी आपके होते हैं जब हम क्या करते हैं कि तापीय अनुकूलन के दौरान, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा था, और ये है बायोलॉजिकल टाइम स्केल से पूछा गया था, ओके। और यहाँ पे हमें करेक्ट वो बताना था, हायरार्की या उनका क्रम बताना था। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले क्या आता है, इयोन, सबसे पहले क्या आता है, इयोन, उसके बाद में एरा, फिर पीरियड, और फिर इपोक। अगर हिंदी में कहें तो सबसे पहले कल्प, महाकल्प, अवधि और युग आते हैं। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, अगर याद है तो सबका सही होगा, ओके। और ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले इयोन, एरा, पीरियड, और लास्ट में आता है इपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ CD मोलिक्यूल एंड देयर एसोसिएटेड फंक्शन इज मैच्ड इनकरेक्टली। तो यहाँ पे हमें वो बताना है कि जो इनकरेक्टली मैच हो, इनकरेक्टली मैच हो रहा है इससे, तो वो पहले यही है क्वेश्चन, ऑप्शन ID 45 कि CD1 एंटीजन रिप्रेजेंटिंग प्रोटीन दैट रिप्रेजेंट एंटीजेनिक पेप्टाइड्स टू T सेल रिसेप्टर ऑन नेचुरल किलर T सेल या NKT, ये ही आपका क्या है, इनकरेक्टली मैच हो रहा है। अब करेक्टली मैच क्या हो रहे हैं, जैसे कि आपका ये सही है कि CD8 थायमिक डिफ्रेंसिएशन मार्क 2 T सेल, एंड जो ये है नेक्स्ट में CD11 ए मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्रोवाइड्स सेल अडेशन बाय इंटरेक्शन विच ICAM1, ओके, इंट्रासेल्युलर अडेशन मॉलिक्यूल 1 CD11A। और नेक्स्ट क्या है, ये भी मैच कर रहा है कि CD14 activates innate immune response by transferring LBP complex to TLR4। ये मैच कर रहे हैं, बट जो फर्स्ट है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आपको ये एक नॉलेज भी देता है अगर आपको नहीं पता है, और आगे के लिए भी हो सकता है कि इस तरह से मैचिंग में या कहीं स्टेटमेंट में आ जाए। तो इसमें हमें मैच ही करना था। एक तरफ आपके क्या दिए हुए हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन कह सकते हैं, ये दिया हुआ है, और दूसरी साइड हमें ये DNA बाइंडिंग डोमेन दिए हुए हैं बी में। तो हमें ये मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे आपका ए किससे मैच कर रहा है, बी से,
ओके, या सेकंड से हम बोल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो TF थर्ड ए है वो मैच कर रहा है आपका जिंक फिंगर से। ओके, और जो मायो डी है वो मैच कर रहा है आपका हेलिक्स लूप हेलिक्स से। और जो जून है वो मैच कर रहा है आपका लूसी ल्यूसीन जीपर से। और ल्यूसीन जीपर जून जीपर कुछ ऐसे याद रख सकते हो वैसे आप। और डी का मैच कर रहा है 1 से, CRO क्रो, और हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है ये। ओके, मायो का आपको बताया कि मायो आपका हेलिक्स लूप हेलिक्स होता है, हेलिक्स लूप हेलिक्स। तो जून ल्यूसीन जी पर कुछ ऐसे, जून जी पर कुछ आप याद रख पाए तो अच्छा रहेगा, मैच हो जाएगा सी से। ठीक है, तो ये इसका आपको मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एब्जॉर्ब्ड मोनोसैकेराइड्स इन intestinal epithelial cell exit via which one of the following transporter। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे ग्लूट के बारे में बताना है, और वो भी कौन सा बताना है कि जो आपका एग्जिट करवाने में हेल्प कर रहा हो, एब्जॉर्ब मोनोसैकेराइड को जो एग्जिट करवा रहा हो। ठीक है, एंटर नहीं करना है, एग्जिट करना है। तो एग्जिट वर्ड याद रखना होगा इसमें कि वो एग्जिट करवा रहा है, तो तब हमारा ग्लूट 2 हमें चाहिए। ओके, अगर बाहर निकालना है हमें इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से मोनोसैकेराइड्स को। ठीक है, तो तब हमारा ग्लूट 2 ट्रांसपोर्टर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा था, उसमें क्या था कि आपका ये होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट ऑटोपोलीप्लोइडी। अब ऑटोपोलीप्लोइडी में एक ही बात याद रखना कि वो सेम पेरेंटल स्पीसीज होते हैं। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, तो वहां से ये आपका निकल जाएगा कि मोर देन, दो बातें हमें इसमें याद रखनी होंगी कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और वो भी किसके होंगे, बोथ। एक तो ये याद रखना है कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। दूसरा ये याद रखना है कि बोथ ऑफ विच आर फॉर्म द सेम पेरेंटल स्पीसीज, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोपोलीप्लोइडी। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमारा हर बार देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मेजर